समझना यह जरूरी है कि लगातार हो रहे आतंकी हमले 370 के बाद हमने इस बात को लेकर बातें की। हमने कहा कि कैसे आतंकियों की रीढ़ को तोड़कर रख दिया है। फिर उसके बाद वहां पर चुनाव होते हैं, हम बम्पर वोटिंग देखते हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, आतंकियों में बौखलाहट है। ये हो रहे आतंकी हमले इशारा किस तरफ करते हैं और इन आतंकी हमलों को सरकार को किस नजरिए से देखने की जरूरत है? जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी, उसके बाद 4 साल तक जम्मू कश्मीर में बहुत शांति आई और साल प्रति साल वहां पे ये आतंकवादी घटनाएं कम होती रही। लेकिन इस साल के शुरू से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। साथ में ही साउथ चाइना सी में चाइना और आक्रामक होता जा रहा है। चीन के साउथ चाइना सी में आक्रामक होना और पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में और आक्रामक होना, इन दोनों के बीच में एक सीधी तार जुड़ी हुई है। और ये जो तार है, ये तार सीधा 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ जा रही है, जब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि जब वो 2035 पे हमला करें, उनके पास एक बहाना हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने का। मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा पूर्णिमा जी। इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका के डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चीन और पाकिस्तान और भारत एक जंग की बढ़ रहे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, इसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये चीन और पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है साहब। जगदीप सिंह जी, आपके पास आते हुए ये समझना चाहती हूं कि ऐसे मुद्दों पर अभी भी किसी पॉलिटिक्स का स्कोप बनता है क्या? आपके मन में कोई विचार है तो सरकार के सामने उसको साझा कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ पुराने बयान आपके नेताओं की तरफ से याद आते हैं कि इधर मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उधर सरकार जश्न मनाने में लगी हुई है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की नीयत या बदनीयती अगर मैं कहूं, उससे तो हम सब वाकिफ है ना। और यही वजह है कि आज का वो दिन है जो चुनावों से ठीक पहले, जब फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि बात होनी चाहिए, एटम बम है उनके पास, डरना चाहिए, वो भी आज ये कहते हैं कि ना, ये तो मानने वाले नहीं है बातचीत से, इनके लिए तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। आपका आभार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका क्या अनुभव रहा है या आप किन बयानों की और किन वक्तव्यों की ओर इंगित कर रही हैं और उनके पीछे का विरोधाभास क्या है, वो एक अलग बात है। लेकिन आतंकवाद जैसे नितांत संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे पर समूचा विपक्ष मरकजी सरकार के साथ है, लेकिन इस शर्त के साथ कि जहां पर भी बतौर सबसे बड़ी विपक्षी जमात होने के नाते हमें लगेगा कि कहीं कोई चूक रह गई है, कोई समझौता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हुआ है, तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे चंद एक अलग अलग पहलुओं पर बात करके अपनी बात पूरी करूंगा जी। पहली तो बात, धारा 370 की टूटन से पहले तक बड़ा खम ठोक कर बड़े दावे के साथ भाजपा ये कहती रही, मोदी सरकार ये कहती रही कि धारा 370 की टूटन के बाद हालात बड़े सामान्य हो जाएंगे, आतंकवाद जो है वो नेस्ते नाबूद हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर में पत्थरबाजी जरूर रुकी, लेकिन लक्षित हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला। तदोपरांत हमने ये देखा कि पीर पंजाल की जो वैली है वो 2003-2004 खासतौर से ऑपरेशन सर्वविनाश के बाद वो बड़े सूरत हवाल वहां के बड़े नॉर्मल हो चुके थे। एकाएक आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई और फिर वही सुलगती हुई आग आतंकवाद की पीर पंजाल से चिनाब वैली पहुंची और फिर कंडी क्षेत्र भी इसकी यद में आया। तो आज स्थिति ये है कि विगत 1 महीने में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। और जब हम आतंकी हमलों तो यहाँ पर देखना ये होगा, सबसे पहले देखना ये होगा कि जिस तरीके से हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। वीडीसी की बात है, जैसे मैंने पहले भी एक मंच पर ये बात बोली है कि हमारे जो वीडीसी हैं, क्योंकि आप किसी भी देहाती या सीमाई इलाके में बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बल हमेशा के लिए तैनात नहीं कर सकते, तो वीडीसी का एक बड़ा रोल है। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास हथियार नहीं है,
आपने लोकसभा चुनाव के दौरान वो हथियार ले लिए, अभी तक वापस नहीं किए। जो हथियार बेहतर बनाने की बात थी, जैसे एसएलआर की बात थी, वो नहीं दी गई। उसके अलावा उनके वेतनमान की बात है, इसी तरीके से एसपीओ का मामला है। तो ये तमाम घटनाक्रम को जब हम एक साथ सामूहिक रूप से देखते हैं तो कुछ और बेहतर करने की जरूरत है, और हमारा पूरा सपोर्ट है, बशर्ते केंद्र सरकार इस मामले पर नहीं, और होना भी चाहिए। उम्मीद इसी बात की रखते हैं, क्योंकि हम तो अपने एक देश की बात कर रहे हैं ना, और आपका मेरा देश तो साहब एक ही है, सबका देश एक ही है। और इस देश की संप्रभुता पर या इस देश के लोगों पर कोई भी हमला करेगा तो उसको लेकर सवाल उठने लाजमी है, और उसकी नीयत पर भी। बहरहाल, क्योंकि आपने कहा कि मैंने जो सवाल पूछा उसका आधार क्या है, तो उसका आधार 12 जून का राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, जब लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए, और उस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी प्रधानमंत्री जश्न में मग्न होंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया था, और उसके आधार पर मैंने अपने सवाल को आपके सामने बहरहाल रखा था। लेकिन प्रणय कुमार साहब, जो कुछ भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया, जगदीप सिंह जी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ये नहीं है, और बहुत सारे हमलों का अगर मैं जिक्र करूं, हमने पहले भी देखा है सैन्य वाहनों पर जिस तरीके से हमले हुए, खासतौर से पुंछ, पीर पंजाल का जिक्र किया यहां पर जगदीप सिंह साहब ने। जाहिर कहीं ना कहीं एपिसेंटर तो बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या सेंस ऑफ अप्रोच में एक कड़ापन लाने की जरूरत है, जो हमने पहले इससे पहले किया? हम ये कहते हैं कि हम वो भारत देश अब है जो घर में घुसकर मारते हैं, लेकिन जो हमारे घर के अंदर घुस रहा है उसको हम रोकने के लिए कैसे तैयारी करेंगे? निश्चित रूप से धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थितियों में सुधार भी हुआ, आतंक पर विराम भी लगा, और हमने इसी सरकार के इच्छा शक्ति के बल पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी वारदातें या जैसे निर्णय भी देखे। निसंदेह सरकार ने जब आवश्यकता हुई दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। घाटी में पत्थरबाजी की घटना में कमी आई, ऐसा जगदीप सिंह जी ने भी माना है, और ये घटना में कमी अपने आप नहीं आ जाती है, उसके लिए सरकार ने काम किया है, उसी का परिणाम है। और कुछ दिन पहले, ठीक 1 महीना पहले, हम सब ने ये मान लिया था, देश के सब प्रबुद्ध लोगों ने मान लिया था कि घाटी सामान्य हो चली है, और घाटी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे थे, बड़ी संख्या में निवेश हुआ था। ये सरकार ने करके दिखाया है। और आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जो बात कही वो बहुत उल्लेखनीय है कि अभी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हुई है, इससे आतंकवादियों में बौखलाहट है, आतंकवाद के आकाओं में बौखलाहट है, और इस बौखलाहट की प्रतिक्रिया पिछले 1 महीने में हमें देखने को मिली है। हमें यह भी देखना होगा कि उन्होंने अपनी रणनीति बदली और अपने हमलों का केंद्र घाटी को छोड़कर जम्मू संभाग को बनाया है, जहां पहाड़ी इलाके ज्यादा है। तो जो भौगोलिक संरचना है उसका भी ध्यान रखना होगा। जहां तक आपने सरकार के निर्णय की बात की, निश्चित रूप से संपूर्ण देशवासी इस पक्ष में है कि एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से ही इस आतंक का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और हम बहुत रक्षात्मक रह लिए। ये वो सरकार नहीं है कि एक तरफ कबूतर उड़ाते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान हम पर हमला करता रहा। एक तरफ हम कबूतर उड़ाकर शांति की बात करते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान घर में घुसकर मारता रहा। और जब हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि पिछले 10 वर्षों में, बल्कि 10 से अधिक वर्षों में आप कह लें, देश के अन्य हिस्सों में एक आतंकी वारदात नहीं हुआ, बड़ी घटनाएं नहीं हुई। इसी सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति करे निर्णय के बल पर करके दिखाया है। नहीं तो पाकिस्तान देश के किसी भी हिस्से में बम ब्लास्ट कराता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, और हम कड़े वक्तव्य देकर मौन चुपचाप खड़े रह जाते थे। आज यह सरकार देख रही है, निश्चित रूप से राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, और एक एक सैनिकों की रक्षा के लिए, एक एक सैनिकों के जीवन के लिए पूरा देश सरकार के पीछे खड़ा है। और एक अंतिम बात कह रहा हूं, आपने बहुत सही कहा, पाकिस्तान का जो हौसला बुलंद है, इसमें मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों के उस वक्तव्य की भी अपनी भूमिका है, जो भारत को ही धमकी दे रहे थे कि पाकिस्तान के पास
परमाणु बम है। वो एक प्रकार से यही कह रहे थे, पाकिस्तान को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे और कह रहे थे बातचीत करिए, बातचीत करिए, बातचीत के बिना फारूक कैसे अब्दुल्ला ने निकलेगा भी समझ? कुछ दिन पहले, Definitely. आज मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम राष्ट्र के स्वर में स्वर मिलाकर अपना वक्तव्य दिया है और वक्तव्य में संतुलन दिखाया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ही यही कहा था कि पाकिस्तान से दोस्ती के बिना कोई आतंक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें एक लाइन और जोड़ देती हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं क्या, एटम बम है उनके पास, ये तक कहा गया था। शर्मनाक बयान है। शर्मनाक बयान था। और इसी शर्मनाक बयान के बाद पाकिस्तान के लोग बैठे ये कहते हैं कि हमें आपसे लड़ने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही वो लोग बैठे हैं जो आपस में लड़ते रहेंगे। और इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट खैर कुछ हो नहीं सकता।